नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता मेरे YouTube चैनल TCC सूरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है, उसके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक गजेटेड अधिकारी की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो जो भी सूचना मेरे द्वारा दी जाएगी वो आपको एक प्रमाणित सूचना मेरे द्वारा दी जाएगी। क्योंकि देखें, इससे पहले ये वीडियो बनाने से पहले मैंने आपकी जो विज्ञप्ति जारी की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रतिलिपि पूर्णतः डाउनलोड की है और पूर्णतः गहन अध्ययन किया है। और इसके पश्चात इस वीडियो को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। क्योंकि अगर आपकी कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी आप त्रुटि कर रहे हैं, तो आपको इसमें 250 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। हर बार आपको करेक्शन करने के लिए, उस संशोधन करने के लिए 250 रुपये का आपको भारतीय रेलवे को क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसी गंभीर गलती कर देते हैं तो हो सकता है आपका जो आवेदन है वो भी क्या हो, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आपको देखना है, हर बात को गहराई से समझना है, फिर ही आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना है। तो इसी के साथ अपन इस जो भर्ती प्रक्रिया के जो नियम हैं इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे। और इसी के साथ आपको एक सूचना और देना चाहूँगा कि मैं पिछले 10 वर्षों से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो क्लासें हैं वो पढ़ा रहा हूँ। जो विद्यार्थी जिनके पास पैसे का अभाव है, आर्थिक अभाव है, जो सूरतगढ़ तक नहीं आ पाते हैं, उनके लिए मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल पर भी निःशुल्क क्लासें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की दी जा रही हैं। और इसी के साथ बहुत ही जल्द एक लाइव बैच जो कि जिसमें सभी अध्यापक, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे साइंस है और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, उनके लिए भी लाइव बैच का जो आयोजन है वो हमारे द्वारा किया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी आर्थिक रूप से परेशान हैं, उनके दिक्कतें आ रही हैं कि सर हमारे पास फीस नहीं है पर हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारा TCC सूरतगढ़ का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी। आपको सभी कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। और जो आगामी जो परीक्षा रहेगी उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज का जो आयोजन किया जाएगा वो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना CN 1/2026 विज्ञप्ति का संख्या दी गई है। जो जो आपके बोर्ड हैं उनके भारत के नक्शे में फोटो दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, ठीक है, गोरखपुर है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है, सिंगरौली है। ये सारे जो आपके भारतीय रेलवे के बोर्ड हैं जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी वो सब इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है भी। और मेरा तो यही लक्ष्य है कि आप जल्दी से जल्दी भारतीय रेलवे में ज्वाइन करें और खूब अपने जीवन में प्रगति हासिल करें। इसी के साथ अपन बढ़ते हैं आगे। और जल्दी ही मैं आपकी फोटो ऐसे देखना भी चाहूँगा, जैसे कि इस विद्यार्थी की फोटो लगी है यहाँ पे भारतीय रेलवे को चलाते हुए। और मेरे भी बहुत से विद्यार्थी हैं जो भारतीय रेलवे में जॉब कर रहे हैं और बहुत ही आनंदमय जीवन जी रहे हैं। तो इसी इच्छा के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस विज्ञप्ति के पूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले क्या आपको देखना है, तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना यहां पर ये हो जाती है कि कब से ये विज्ञप्ति जारी की गई है, कब से फार्म जारी हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आपके पास अब स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, अच्छे से देख लें। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते हैं और जब लास्ट डेट आ जाती है तब फार्म भरना स्टार्ट करते हैं। उस समय के बहुत भीड़ हो जाती है और आपका फार्म समय पर जमा नहीं होता है। और ये जो मौके हैं, रोजगार के जो मौके हैं, बहुत ही कम आते हैं और अच्छे अवसर हैं, इनको आप हाथ से मत जाने दें। और विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, साथ ही अपनी पढ़ाई भी तैयारी अच्छे रूप से तैयारी करें। कम से कम 10 से 12 घंटे आप नियमित आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की प्रारंभिक तिथि और समय यानी 15 मई 2026 रात के 12 बजे से आवेदन आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज अपन वीडियो 16 तारीख को बना रहे हैं, यानी कल से इस विज्ञप्ति के फार्म क्या हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन आप भर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है 14/6/2026, यानी आपको 1 महीने का समय दिया गया है। पर आपको ऐसी गलती नहीं करनी कि मैं तो जी 1 महीने का समय लेने के बाद ही फार्म भरूंगा। तो आप स्टार्टिंग के 10 दिनों में फार्म भर दीजिए।
तो अंतिम डेट जो आपको दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे 14 जून। 14 जून है जो कि इसकी क्या है, अंतिम तारीख है। तो 14 जून इसकी अंतिम तारीख है। फिर इसके बाद जमा किए गए आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, जो आपको आवेदन शुल्क जमा करना है उसकी जो अंतिम तिथि है वो 2 दिन बाद और दिए गए हैं कि आप 2 दिन के बाद तक आप इसका आवेदन जो शुल्क है वो भरना है आपको। इसके बाद संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन सुधार में सुधार के लिए संशोधन विंडो के लिए तिथियां, जैसे आप कोई गलती कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको हर बार 250 रुपये का शुल्क देना होगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आपको ऐसा काम करना पड़े। वो 250 रुपये की आप एक अच्छे से रजिस्टर खरीदें, ताकि अच्छे से कॉपियां खरीदें, अच्छे से पेन खरीदें, ताकि आप बार बार पढ़ सकें। तो गलती आपको नहीं करनी है। और 17/6 से लेके 26/6/2026, तो लगभग आपको इसमें 10 दिन का समय संशोधन के लिए भी दिया जाएगा। तो आपको महत्वपूर्ण जो तिथियां याद हो गई होंगी। 15 से फार्म चालू हो चुके हैं, 14 जून तक फार्म भरे जाएंगे। उसके बाद 2 दिन और दिए जाएंगे आपको फार्म शुल्क भरने के लिए, और इसके बाद आपको 17 तारीख से 1 हफ्ता दिया जाएगा संशोधन के लिए। ठीक है, तो अच्छे से आपको तिथियां याद हो चुकी। फिर अपन बात करते हैं कि विज्ञप्ति है क्या है इस विज्ञप्ति में, क्या सीटें हैं, कितना आपको जो है तनख्वाह मिलने वाली है, कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखिए पदों की संख्या, जो पदों की संख्या है वो है आपके पास 11,127। टोटल जो विज्ञप्ति जो जारी की गई है वो जारी की गई है 11,127 पदों पर, 11,127। तो इसमें सभी कैटेगरी के पद शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहां से आपको ये पता चलता है कि कई लोग सोचते हैं कि जी बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, ऐसा नहीं है। केवल आप एक किसी रेलवे बोर्ड में फार्म अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपकी कैटेगरी रखी जाएगी, चाहे आप SC के हैं, चाहे आप ST के हैं, चाहे आप OBC के हैं, चाहे आप जनरल के हैं। तो 11,127 पोस्टें पूरे भारतवर्ष में है। तो बहुत अच्छा कंपटीशन रहने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। दूसरा, जो योग्यता, जो आयु दी गई है वो दी गई है 18 से लेके 30 वर्ष तक। अब आपको मैं न्यूनतम योग्यता भी बताऊंगा, न्यूनतम आयु भी बताऊंगा। तो न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष है, अधिकतम आयु भी बताऊंगा किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी आयु में छूट दी गई है। इसके बाद चिकित्सा मानक आपको A1 होना चाहिए, यानी आपकी जो आंखों की जो है वो 6/6 होना चाहिए। आप एकदम मेडिकली फिट होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तनख्वाह जो मिलने वाली है आपको 19,900 आपका क्या रहने वाला है, बेसिक रहने वाला है। इसके बाद आपको दिए जाते हैं भत्ते। ठीक है, लेवल 2 यानी जो आपका जो भारत सरकार है उसमें जो CPC है उसमें आपका लेवल क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब आपको यहां तक पता चल चुका हो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कैसे आपको इसमें फॉर्म भरना है, क्या क्या गलतियां आप करते हैं और उसका क्या क्या गलतियां आपको करनी नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, मेरा सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध रहेगा कि जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आप देखो इस वैकेंसी में टोटल आपके पास 38 पेजेस हैं, टोटल 38 पेज। आप जो हिंदी की जो PDF है उसकी एक प्रति जरूर निकालें और आप भी उसको ढंग से पढ़ें, ताकि आप बार बार गलतियां ना करें। आप ई-मित्रा संचालक पे जाके निर्भर हो जाते हो, कभी वो आपकी ईमेल आईडी गलत भर देता है, ठीक है, कभी आपके फोन नंबर गलत भर देता है, तो बाद में क्या होता है, हो सकता है आप सभी एग्जाम पास कर दो, आपने CBT फर्स्ट भी पास कर दिया, सेकंड भी पास कर दिया, साइको टेस्ट भी पास कर दिया, DV भी फाइनल होगा, पर आपके पास आपने जो डिटेल भरी थी वही आपने क्या भर दी, गलत भर दी। तो आपका जो रेलवे है वो आपका जो आपने भर्ती, जो आपने की सफलता अर्जित की, आपने उस पोस्ट पे चयन लिया, उसको निरस्त कर देगा। तो आपको इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फॉर्म भरते हुए ध्यान रखना है। तो पहली बात जो इसमें दी गई है वो देखते हैं क्या कहा गया है, क्या क्या पॉइंट आपको देखने हैं। इसके लिए मैं खुद अच्छे से डिटेल में तैयारी करके आया हूं, तो 1 बाय 1 पॉइंट अपन पढ़ेंगे। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तो पहला सबसे पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। जिन विद्यार्थियों की IIT चल रही है, जिन विद्यार्थियों का डिप्लोमा चल रहा है, वो विद्यार्थी इस
इस विज्ञप्ति में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। कई बार बहुत से बच्चों का फोन आते हैं कि सर क्या मैं आईटी कर रहा हूं, आवेदन कर सकता हूं? तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसको आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास नहीं है तो आपको आवेदन नहीं करना है, आपको आवेदन नहीं करना है। ठीक है भी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है भी, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद वो आपके यहां देखें, इस सीएन में अनुसूचित पद के लिए प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति उम्मीदवार केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं तो जी 18 बोर्ड में वैकेंसी निकली है, 19 बोर्ड में तो सब में एक एक फार्म डाल देता हूं, आपका कोई फार्म मान्य नहीं होगा। तो आपको केवल केवल और केवल एक आवेदन, केवल एक आवेदन ही आपका स्वीकार किया जाएगा। जो आवेदक इस सीएन के खिलाफ एक से अधिक, लिखा गया है एक से अधिक, अगर आप एक से अधिक आवेदन जमा करते हैं या करवाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको विशेष बात का ध्यान रखना है, केवल फार्म आपको एक ही बोर्ड से भरना है। ठीक है भी, अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट में आपके लिए क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपके पास है 4 नंबर पॉइंट। तो 4 नंबर को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि 4 नंबर पॉइंट में आपको क्या दिया है। थोड़ा सा आपको समय देना है। जब भी आप देखो, पूरी आपकी जिंदगी, आपकी जो पढ़ाई है, पूरा आपका करियर का सवाल है। तो कई बच्चे बहुत जल्दबाजी में वीडियो देखते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई आप अंबानी नहीं है जो आपके पास समय नहीं है। तो आपको समय निकालना है इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए, तभी आपको आवेदन ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो चौथा पॉइंट आपको दिया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में अपन वापस डिटेल में देखते हैं क्या कहा गया। तो चौथा पॉइंट आपको जो दिया गया है वो दिया गया है, देखते हैं कहां तक है। अपन बात करते हैं कि आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन, जब भी आप डीवी के लिए जाएंगे, शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, श्रेणी आदि के प्रमाण पत्रों, दस्तावेज की जांच के बाद यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे, प्रमाण पत्र, दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आपने सब टेस्ट पास कर दिए हैं पर आपने डॉक्यूमेंट ही सही नहीं लगाए हैं तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी गलत है या गलत थी, या यदि उम्मीदवार ने किसी भी प्रासंगिक जानकारी को दबा दिया है तो उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। तो कोई भी चीज है, कोई भी आपके पास जो डाटा है उसको आपको छुपाना नहीं है, आपको सारी जो डिटेल है वो एकदम सही भरनी है, तभी आपको आवेदन करना है। तो 4 नंबर पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीएस। यहां बार बार जिक्र किया गया है ईबीएस का। तो ईबीएस और ईडब्ल्यूएस में बहुत अंतर है, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कि या किसी अन्य शुल्क की रियायत, आरक्षण, आयु छूट आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, इस सीएन के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। ठीक है, जो भी आपको इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट देने हैं वो आपके पूर्ण होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया गया है। मेडिकल फिटनेस के लिए इसमें आपको 2 प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं, जो कि दोनों प्रमाण पत्र आपको एक तो फिजिशियन बनाना है, एक आपको आई स्पेशलिस्ट बनाना है। इसके बाद ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं, वो भी अपन आगे पढ़ने वाले डिटेल में। तो मेडिकल फिटनेस आपकी एकदम क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। इसके बाद आयु, आपको देखो आयु वाला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है कि सर आयु के बारे में बताएं। तो आयु के बारे में मैं बता रहा हूं क्या है इसमें। तो 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट में आपको दिया गया है आयु। तो आपकी जो आयु है वो 1/7/2026 तक 18 से 30 वर्ष आयु में छूट वितरण के लिए पैरा 5.1 देखेंगे, वो भी आपको मैं डिटेल में बता रहा हूं कि कितनी कितनी आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है, आरआरबी का चयन इस चयन में दर्शाएगी आरआरबी वार। ठीक है, रिक्तियां अंतिम है, जो भी आपको दे रखी है वो अंतिम है। अगर रेलवे को लगता है कि हम इसमें बढ़ा सकते हैं पद तो बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब अपन पढ़ते हैं अगले पेज पे क्या दिया गया है। तो अगले पेज पे 9 नंबर जो पॉइंट है वो इसका अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है भी, उम्मीदवारों के पास भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए अपना सक्रिय मोबाइल नंबर, कई क्या करते हैं मोबाइल नंबर दूसरा डाल देते हैं, 4 दिन बाद वो मोबाइल नंबर बंद हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है। आपका एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपका परमानेंट चल रहा है, सक्रिय मोबाइल नंबर, और एक वैध
वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं, कई विद्यार्थी जाते हैं, उनको ईमेल आईडी अपने मित्र वाला अपने हिसाब से भर देता है, बाद में कहते हैं जी मेरी तो ईमेल आईडी मैं भूल गया। तो एक वैलिड ईमेल आईडी जरूर बनाएं जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपने पास इसमें क्या दिया गया है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है 10 नंबर। 10 नंबर पॉइंट में अपन बात करेंगे कि कहां से अपन इस पॉइंट को पढ़ना चालू करें। तो चालू करना है ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन देखते हैं कहां लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवार को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। आपको एक अकाउंट बनाना है। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले से 2024 में वैकेंसी आई, 2025 में आई, अधिकृत सूचना के तहत खाता बना लिया है, तो उसको दोबारा खाता बनाना नहीं है। उन्हें लॉगिन करके और सीएन यानी सीएन नंबर 2026 के लिए भी आवेदन करने के लिए उसी खाते क्रेडिशन का उपयोग करना चाहिए। तो आपको बार बार रेलवे की भर्ती पे, रेलवे बोर्ड पे जाके अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। यदि उम्मीदवार ने अब खाता नहीं बनाया है, यदि उम्मीदवार ने अब तक खाता नहीं बनाया है, तो उम्मीदवारों को पहले एक खाता बनाना होगा। पहले आपको एक खाता बनाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक वितरण अत्यंत सावधानी से भरें। कोई खाता बनाने के बाद किसी भी प्रकार की सुधार की अनुमति नहीं दे। जो आपने अकाउंट नंबर एक बार बना लिया है उसमें किसी प्रकार की जो है आपको करेक्शन की अनुमति नहीं दे। खाता निर्माण के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो इस भर्ती प्रक्रिया में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है, एक जो आपकी ईमेल आईडी है, वो आपकी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है भी। इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्यादा जो मेरे को लगा वो है 12 नंबर। तो 12 नंबर पॉइंट के बारे में देखेंगे। 12 नंबर पॉइंट में आपके बारे में क्या बताया गया, ठीक है भी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आवेदन का नाम, पिता का नाम, ये देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, राष्ट्रीयता, जन्म तिथि, मैट्रिक रोल नंबर और मैट्रिक प्रमाण पत्र क्रम संख्या, मैट्रिक प्रमाण पत्र की तारीख और ई-केवाईसी सहित खाता बनाएं। खाता बनाएं। तो खाते में आपको क्या क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, आपका नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, माता का नाम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो सही होनी चाहिए। आप, ठीक है, लिंग, राष्ट्रीयता, जन्म तिथि, आपकी 10वीं का जो रोल नंबर, 10th क्लास का रोल नंबर है, 10वीं का प्रमाण पत्र की संख्या है, मैट्रिक प्रमाण पत्र की तारीख है, ई-केवाईसी से खाता बनाए। तो खाता बनाने के लिए आपके पास होने चाहिए। इसके बाद भरे गए वितरण को बनाने के बाद किसी भी स्तर पर संशोधन नहीं किया जा सकता। तो सबसे मेन आपको काम करना है अकाउंट बनाने वाला। उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरह से आपको अकाउंट बनाना है। पहले अपन इसकी बात करेंगे, फिर अपन देखिए ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए सभी मामलों में अपेक्षित शुल्क को सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए और चुने हुए आरआरबी में भरे गए वितरण को छोड़कर किसी भी वितरण को और संशोधित, बदलना या बदलाव करना चाहता है तो उसे 17/6/2026 से 26/6/2026 तक प्रत्येक अवसर के लिए, हर बार आपने पहले पिताजी के नाम में गलती कर दी तो 250 रुपए दो, माताजी के नाम में गलती कर दी तो 250 रुपए दो, कुछ भी अगर आप करेक्शन करना चाहोगे तो आपको हर बार 250 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं अच्छे से वीडियो को देखना है, हर बात को अच्छे से समझना है और आप एक विज्ञप्ति की हिंदी में कॉपी निकाल लेना है, ठीक है भी। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, ये अपन पॉइंट पढ़ चुके हैं 13 नंबर। इसके बाद अपन बात करेंगे 14 नंबर पॉइंट में आपके पास क्या दिया गया। तो डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है भी। अगर अपन एड्रेस ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो जो पता है वहां पर सही नहीं पहुंचेंगे, सीधी सी बात है। ये आपको सारा एड्रेस दिया गया है इस वैकेंसी का, तो इस एड्रेस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है भी। 14 नंबर पॉइंट क्या दिया गया इसके बारे में बात करेंगे। 14 नंबर पॉइंट क्या दिया गया है इसके बारे में बात करें। तो 14 नंबर पॉइंट में भी आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, वो दी गई है अधिकृत सूचियों के 15 गुना की दर से की जाएगी, 15 गुणों की दर से की जाएगी। तो जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं 11,227 पोस्ट हैं, 11,227 पोस्ट हैं, इसे गुणा कर देना है 15 से। तो आपके पास पोस्टें देखो कितनी हो जाती हैं, 15 7, ठीक है, 15 6 90, 15 7 105, ठीक है भी, 15 7 105। तो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं तो कितनी पोस्टें हैं इसमें। अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहें तो 15 दूना 30 और 1 31, असल आई 3, 15 दूना 30 और फिर अपने पास 3 आ गया तो ये आ गया 33, असल आई 3, 15 और 3 18, असल आई 1, 15 और 1 16,
लगभग, ठीक है भाई, लगभग इसमें जो पोस्टें हैं वो है अभी के लिए 1,68,315। स्टार्टिंग के लिए सीबीटी ए के लिए आपके पास पोस्ट हैं 1,68,315। बहुत ही, अब आपको लग रहा होगा कि पोस्टें बढ़ कैसे गई, क्योंकि सीबीटी ए में 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाने वाला है। तो आप आसानी से यहां जगह बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने ये बात बताई है कि आप ये मत सोच के चलें केवल 11,217 पोस्टें हैं, 227 पोस्टें, इसका 15 गुना, कितने गुना, 15 गुना। फिर अपने पास जो मेन पॉइंट है वो आपके पास मैंने बता दिया है, सीबीटी 2 15 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है वो देखते हैं अपन। वेबसाइट, अब आपको जब सीबीटी ए आपका पास हो जाएगा तो उसकी सूचना आपको सीबीटी 2 की सूचना है वो आपको दी जाएगी वैलिड ईमेल आईडी के थ्रू। इसलिए मैंने कहा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का विशेष रूप से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए केंद्र शहर का आवंटन और परीक्षा की तारीख तकनीकी और लॉजिस्टिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी, ठीक है। अब जब भी आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हो जाएगा उसके बाद सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी जिसे अपन बाद में साइको टेस्ट बोलेंगे, उसके लिए जो तकनीकी जो आपके लिए शहर का आवंटन होगा वो अपने आधार, उनके आधार पे किया जाएगा। नकारात्मक अंकन, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट फिर बनता है, उसको भी अपन ढंग से पढ़ने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन की जो नेगेटिव मार्किंग है वो रखी गई है 1/3, हर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई। और मेरा जो अनुभव कहता है जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। मैं पिछले 21 वर्षों से टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ और पिछले 10 वर्ष से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, और मेरे द्वारा बहुत ही जो पढ़ाए गए विद्यार्थी हैं वो आज भारतीय रेलवे है, बिजली बोर्ड है, डीआरडीओ है, इसरो है आदि में चयनित हो चुके हैं। तो कई विद्यार्थियों को इवन नेगेटिव मार्किंग समझ में नहीं आती, तो मैं थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। कई बार आप सोचते हो कि यार जी मैं तो 20, मेरे को मान लो 50 क्वेश्चन करने, कितने क्वेश्चन करने, 50 क्वेश्चन करने। तो आप क्या करते हो कि यार चलो एक तुक्का मार देते हैं, ठीक है। आप मान लेते हैं कि 50 में से आपने 40 क्वेश्चन सही की। अगर आप केवल 40 क्वेश्चन सही करते तो आपके 50 में से अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 40 नंबर आ जाते। आपने 50 के 50 क्वेश्चन किए जिसमें से आपने 10 क्वेश्चन क्या कर दिए, गलत कर दिए। जब आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका रिजल्ट देखो कहां जाने वाला है, 50 में से 50 कर दिए, 40 आपके सही हैं, 40 में अब 10 के लिए आपको 1/3 नंबर कट जाएगा, यानी इस 40 में से आपके 3.33 नंबर कम हो जाएंगे। तो अब आपके जो नंबर रह गए वो है 36.77। तो आप लोगों से बहुत पीछे हो चुके हैं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो ये गलती कभी मत करें कि हमें नेगेटिव की तरफ जाना है, हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जीवन में सफलता का यही मूल मंत्र है। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग की तरफ न जाए, ठीक है। एज ए शिक्षक मैंने आपको बता दिया है, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं ज़्यादा तो फिर आपके जो सफलता है उसके चांस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो अपन नेगेटिव मार्किंग के बारे में पढ़ चुके हैं, 15 नंबर पॉइंट हो चुका है। इसके बाद 16-17 नंबर हो चुका है कदाचार। ये सब कदाचार वगैरह की बातें आपको सबको पता होनी चाहिए कि यार जी हम जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें किसी प्रकार कोई मिसबिहेव नहीं करना है, जो आपको नहीं प्रतिबंध वस्तुएं वो आपको एग्जाम में लेके जानी नहीं है। तो ये आपको सब पता होता है कि ये जो अपन को काम नहीं करना है, ठीक है। अब अपने पास 20 नंबर पॉइंट में कुछ है तो देख लेता हूं। 20 नंबर पॉइंट में मेरे को ज़्यादा कुछ विशेष लगा नहीं है। इसके बाद अपन चलते हैं सीधा अगले पेज पे, ठीक है भी। तो एकदम सटीक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। समय लग रहा है पर आपका समय ही लगेगा, आपके पैसे की बर्बादी नहीं होगी, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो इसका जो अगला पॉइंट है 1.9, 1.10 ये यहां से अपना वापस चालू हो जाता है। अब अपने पास यहां पर जो निशुल्क रेल यात्रा है, जो एससी हैं, एसटी हैं, देखो इसमें जो लिखा गया है उन लोगों के लिए रेलवे निशुल्क जो यात्रा है उसकी व्यवस्था देता है, सेकंड क्लास की व्यवस्था देता है, स्लीपर क्लास, सेकंड भी स्लीपर क्लास की। तो उसके लिए आपको पहले क्या होता है, रेलवे जो कार्यालय होता है वहाँ जाना होता है, और आपका जब आप वहाँ पे आपका जो एग्जाम का कॉल लेटर दिखाएंगे, एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो आपकी सीट आरक्षित कर दी जाती है। तो ये आपके लिए निःशुल्क रेलवे का भी आपको रेलवे अधिकार देता है। किन के लिए देता है, वो जो लोग क्या कहते हैं कैटेगरी के लोग हैं, एससी एसटी, केवल एससी और एसटी के लिए। कहीं आप ईडब्ल्यूएस के तो चले जाएं तो ऐसा नहीं है, केवल एससी एसटी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए रेलवे निःशुल्क यात्रा का भी ऑफर देता है।
तो जो विद्यार्थी SC/ST के हैं और जब आपके पास एडमिट कार्ड आए तो उस एडमिट कार्ड की कॉपी को लेके जाएं रेलवे कार्यालय में, तो आपकी एक सीट आपकी रिजर्व कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भी, तो ये आपके लिए था। इसके बाद कोई ज़्यादा इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट अपन देखते हैं। अब अपने पास अगला पॉइंट आ रहा है, तो मेरी वीडियो में थोड़ा हो सकता है आपको समय लगे, पर मैं कह रहा हूं आपका समय ही लगेगा, आपका धन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको सारी जानकारी मेरे द्वारा एकदम सटीक दी जाएगी। अब अगर अपन बात करें कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आपको एक नंबर भी दिया गया है, फ़ोन नंबर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जानकारी आपको चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं कि डॉक्टर साहब से क्या लेके आना है। अब देखिए, चिकित्सा फिटनेस के मानक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको जो भी इंडिकेट किया है, जो भी आपको जानकारी दी गई है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखो, शारीरिक रूप लिखा गया है, शारीरिक रूप से हर तरह से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। आपका बीपी बढ़ रहा है तो ये भी गलत है। दूर की नज़र 6x6 बिना चश्मे के, फॉगिंग टेस्ट के साथ 2D स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, निकट दृष्टि SN 0.6 बिना चश्मे के। कलर विजन नहीं होना चाहिए। देखो, कलर विजन की बच्चों सबसे बड़ी रेलवे में ये दिक्कत आती है कि आपको रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो कलर विजन टेस्ट कराते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आगे कोई रेड बोर्ड लगा हुआ है, आप तो ट्रेन को ले गए आगे सीधे, तो घटना हो सकती है। बाइनोकुलर विजन, ठीक है, दूर से देखने का। फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, तो ये सब तरह के टेस्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर अपने पास क्या है, उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक और संपूर्ण नहीं है और सामान्य रूप से उम्मीदवार पर लागू होते हैं। वितरण के लिए उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे मेडिकल, ठीक है। अब इसका जो है अपन आगे जो आपको दिया गया है डिटेल में, उसके बारे में बाद में बताने वाला। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, A1 क्लास का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है भी, अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, मैं टीचर हूँ ज़्यादा, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी ज़्यादा ही करूँगा, तो आपको बोर नहीं होना है। तो ठीक है, अगर आप बोर हो जाएंगे तो आपका पेपर, आपका जो फार्म है वो भी क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, गलत हो सकता है। ठीक है भी, अब अपन बाद में करेंगे। इसके बाद बात करनी थी मेरे को पॉइंट बी की, जो मैंने ऊपर कर दिया है, इसको वापस नीचे लेके आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए। अब आपको जो आपने मेडिकल रिपोर्ट बनाई है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन में स्व स्क्रीनिंग के लिए अंतर्निहित सत्यापन शामिल होगा। सेल्फ स्क्रीनिंग नेत्र विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा द्वारा विद्युत हस्ताक्षर डाउनलोड करने योग्य है। चिकित्सा रिपोर्ट CBT A दिवस, ठीक है, CBT A दिवस। जब आपका साइको टेस्ट होगा उस समय तो आपको हार्ड कॉपी लेके जानी है, और अभी के लिए आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो फॉर्म के साथ अपलोड करनी है। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के बाद ही विज्ञप्ति में आपको क्या करना है, आवेदन करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी ज़्यादा इसमें है नहीं, वो आपको पता है राष्ट्रीयता तो आपकी भारतीय ही है, इसमें मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत बताने वाली लगी नहीं। ठीक है जी, तो आप भारतीय हैं, इसलिए आप भारत में जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आवेदन करते हैं। भूटान का नागरिक है तो भी चलेगा, नेपाल का तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे को पता है ज़्यादातर वीडियो देखने वाले भारतीय ही होंगे। अब अपने पास ये है, जो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आयु सीमा की। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही रहती है आयु सीमा में। ठीक है भी, तो आयु आपकी न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य वर्ग से हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई SC, ST, OBC, ठीक है भी, का विद्यार्थी है और वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहता है, तो उसको आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। SC, ST, OBC के लिए भी फिर आयु सीमा कितनी हो जाती है, 30 वर्ष। यदि वो जनरल UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आवेदन करता है तो उसके लिए भी आयु सीमा कितनी रहने वाली है, 30 वर्ष रहनी है। समझ में आ गया वो सभी को। अब अपन देखते हैं बाकी विद्यार्थियों के लिए क्या है, कितने साल की आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जाति के हैं यानी SC के हैं, और दूसरा अपने पास क्या है, ST के हैं, तो आपको 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। यानी अगर आप 35 वर्ष के नहीं हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर हैं, अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी आप 33 साल तक के हैं तो आवेदन कर सकते हैं। पूर्व सैनिक हैं
उनके बाद पूर्व सैनिक में 3 साल 6 साल 8 साल हैं, ठीक है भी, ये लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो मेन जो विद्यार्थी रहते हैं वो या तो SC/ST के रहते हैं चाहे OBC के रहते हैं, उनके लिए मैंने आपको बता दिए जो छूट आपको दी गई है। फिर अपन बात करते हैं आगे इसमें क्या है। अब और देखते हैं, अब जो कोई व्यक्ति रेलवे में काम कर रहा है तो उनके लिए UR है और EWS उसके लिए 40 वर्ष की आयु है, OBC के लिए 43 के लिए है, अनुसूचित SC/ST के लिए 45। अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये है 40, 43 और 45, ठीक है भी। इसके बाद अपन बात करेंगे महिलाओं के लिए, महिला उम्मीदवार के लिए, ठीक है भी। ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि महिला उम्मीदवार जो विधवा है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, डिवोर्स दे चुकी है, न्यायिक रूप से पति से अलग रह रही है लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, इसे बोलते हैं परित्यागिता। यानी घरवा जो उसका हस्बैंड है उसने उसको छोड़ दिया है और उसने कोई शादी नहीं की है, अब उनके लिए भी इसमें आयु सीमा में छूट दी गई है। अगर आप UR हैं यानी रिजर्व कैटेगरी के हैं और EWS में आते हैं तो आपके लिए 35 वर्ष तक की आयु तक आप आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए मैंने विशेष रूप से बताया है, कई महिलाओं के बहुत दिक्कत होती है जिनके साथ ये ट्रेजेडी घटित होती है, तो उनके लिए। OBC हैं और नॉन क्रिमिनल गए हैं तो 38 वर्ष तक की आयु तक कर सकते हैं। SC/ST तक हैं, SC/ST की महिला है तो 40 वर्ष तक कर सकते हैं। तो जो मेन विद्यार्थी होते हैं जो आवेदन करते हैं उनके लिए मैंने बता दिया है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, चाहे फिर आप SC के हैं, चाहे ST के हैं, चाहे आप OBC के हैं, ठीक है भी। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो 35 वर्ष, SC/ST के लिए 35 वर्ष है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 33 वर्ष है, ठीक है। और बाद में बात की मैंने महिलाओं के लिए, तो जो महिला विधवा हो चुकी है, डिवोर्सी है, परित्यागिता है, उनके लिए आयु है UR और EWS के लिए 35 वर्ष, OBC नॉन क्रिमिनल 38 वर्ष और SC/ST के लिए 40 वर्ष। तो सबसे महत्वपूर्ण यही जो जानकारी यहाँ रहती है जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब अपन चलते हैं आगे इसमें क्या पॉइंट देखना है मैं देख लेता हूँ। तो ये तो पॉइंट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके पास और भी किस डेट तक वाले आवेदन कर सकते हैं, ये इसमें और भी महत्वपूर्ण है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत आएगी, आप मेरे व्यक्तिगत नंबर में आपको दूंगा, उस पर भी आप मेरे से फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिएगी, कुछ भी वैकेंसी से संबंधित जानकारी चाहिए, पढ़ाई से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, तो मैं आपका तहे दिल से सहयोग करने वाला हूँ। देखते हैं भी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जन्म तिथि की ऊपरी सीमा, अगर UR यानी आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, अगला क्या है क्रीमिलियर यानी नॉन क्रीमिलियर नहीं है। OBC में 2 लेयर हैं, एक क्रीम वाले एक नॉन क्रीम वाले हैं। जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो तो क्रीम वाले हैं, जिनके पास पैसे कम है वो क्रीम वाले नहीं है तो नॉन क्रीमिलियर है। और EWS आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे बोलते हैं EWS। तो इनकी जो आयु है वो दी गई है 2/7/1996, यानी इससे कम आयु के विद्यार्थी हैं वो आवेदन, इससे कम आयु से वाले हैं वो आवेदन नहीं कर। 2/7 देख लें, 2/7/1996। अगर आपकी 1/7/1996 भी है तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, 1/7 है तो भी, ठीक है भी। तो इसमें आवेदन करने की 1996 2 जुलाई 1996 डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। अगर आप OBC क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर हैं तो 1993 1993, SC/ST के हैं तो 91 से चालू कर देंगे। तो सभी उम्मीदवारों के लिए, और बाकी जो जन्म तिथि है नीचे वाले वो है 1/7/2018, ठीक है भी। तो 2008 के बाद के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। 2008 एक साथ, तो अगर आप 8 में 18 जोड़ेंगे तो 26 साल आयु आपकी, 18 साल आपकी आयु हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अपन बात करेंगे कि क्या आपसे शुल्क लिया जा रहा है। और आजकल जैसे कि आपको पता होगा कि आपको शुल्क वापस दे दिया जाता है। अगर आप CBT A में बैठते हैं तो आपको जो शुल्क लिया गया है वो आपको वापस दिया जाता है, ठीक है भी। शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बाद में चलेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में। और यहाँ देखते हैं शुल्क कितना आपसे लिया जाएगा, ये देखिए। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, देखते हैं।
देखें भी, अब जो विद्यार्थी इनके अलावा हैं, अनुसूचित जाति, एसटी, पूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीएस, ये ईडब्ल्यूएस नहीं है, ये ईबीएस, इकोनॉमी वीकर सेक्शन बोलते हैं इसे, इन उम्मीदवारों के अलावा अगर कोई भी है, ठीक है भी, तो उनका जो शुल्क लगेगा वो लगेगा 500 रुपये। ये देखिए 500 रुपये, इनके अलावा जो है उनका शुल्क लिया जाएगा 500 रुपये। और जैसे आप सीबीटी ए में जाते हैं, आप पेपर देते हैं, आपका 400 रुपये जो शुल्क है वो आपको वापस दे दिया जाएगा, आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा, ठीक है भी। अब देखें दूसरी बात क्या है, अगर आप SC ST इस वर्ग से हैं तो आपका केवल शुल्क लगना है 250 रुपये। और जो भी आपका जो शुल्क लिया गया है 250 रुपये, वो जितना भी आपका बैंक का ट्रांजैक्शन होगा, चार्ज होगा, उसके अलावा आपके खाते में दे दिया जाए। यानी रेलवे जो है वो SC ST, पूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, इनसे कोई फीस लेने वाला नहीं है। और बाकियों के लिए भी केवल 100 रुपये फीस ली जाएगी, तो शुल्क ज़्यादा नहीं है, ठीक है। रेलवे आपको बहुत ही सुविधाएं दे रहा है इसके साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको शुल्क वाला आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले 500 रुपये तैयार रखने हैं, 400 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे, ठीक है। पार्टी कर लेना बाद में, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चलो पार्टी तो कर ही लोगे, ठीक है, कर लेना। पार्टी तब करना जब आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनल, ठीक है भी। और एक पीस मिठाई का मेरे लिए भी भेज देना। अब अपन बात करते हैं परीक्षा शुल्क की वापसी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इसमें परीक्षा शुल्क की वापसी कितने नंबर पॉइंट पे है, ये अपना हो चुका है। और भुगतान शुल्क के तरीके आपको पता ही आजकल जैसे ऑनलाइन होता है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग, एक डेबिट कार्ड है, वो आपको पता ही आजकल, आप आज 5G जमाने के बच्चे हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अल्पसंख्यक में इसमें किस किस को रखा है वो आप भी ध्यान ले लें। अल्पसंख्यकों में या तो मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी शामिल होंगे, ठीक है भी। ये इसमें अल्पसंख्यक शामिल होंगे। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इसमें जिसकी मैं बात कर रहा था EBS, तो इसकी जो आय, वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है, पूरे साल में 50,000 रुपये कमा रहे हैं, उनको EBS में शामिल किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान सरकार की बात करूंगा तो BPL लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनको बोला गया है EBS। तो आपको ध्यान रखना है कि EBS कौन है, EWS कौन है, ठीक है भी। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखें भी। चलो भी इसको एक बार हटा देते हैं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो आपको लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और मैं जितना कि मेरे को उम्मीद है, जितना मेरे को पढ़ाने का अनुभव है, आपको वीडियो अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है भी। अब BPL कार्ड वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया, EWS में रेलवे द्वारा जारी MST रेलवे भी जारी करता है, ये लोग क्या है EBS में। अब परीक्षा शुल्क की हो रही है आपके घर पे वापसी, जब आप CBT फर्स्ट देके आज परीक्षा शुल्क की वापसी, तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि क्या महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन फीस का रिफंड जहां भी लागू हो, बैंक चार्ज काटकर सेल्फ क्रेडिट के आधार नंबर से जुड़े, जो आपके आधार नंबर से जुड़ा बैंक खाता है उसमें आपके अपने आप पैसे वापस आ जाएंगे। कितने रुपए वापस आने वाले हैं, 400 रुपये। किसके किसके, UR कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, EWS के, नॉन क्रीमिलियर के, ठीक, क्रीमिलियर वाले के, इनके आने वाले 400 रुपये। बाकियों का तो कुछ लगने वाला ही नहीं है, SC ST के तो, ठीक है, उनके तो कितने रुपये लगने हैं, 250 रुपये। महिला है उनके, तो उनके तो सारे आ जाने हैं, ठीक है भी। तो पार्टी करनी है सिलेक्शन होने के बाद। अब इसमें अगला पॉइंट क्या है, ये अपने पास हो चुका है। जो रिजर्वेशन लिखा गया है वो ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन रखा गया है। आरक्षण, जैसे आरक्षण बोलते हैं, वो आपके पास वर्टिकल आरक्षण रखा गया। यानी वर्टिकल आरक्षण का मतलब क्या है कि जो सीटें हैं OBC की, जो सीटें हैं, मान लेते हैं कि 100 सीट है, तो इस 100 सीट में जो आपकी सीटें हैं वो डायरेक्ट सीटें, इसमें महिलाओं के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं दिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी दिया जाता है, उसमें महिलाओं के लिए भी अलग से क्या देती है, सीटें दी जाती है। तो सीधा OBC के लिए अगर 100 हैं तो वो 100 सीटें, चाहे लड़के लगे चाहे क्या लगे, लड़कियां, तो वहाँ कंपटीशन क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है, ठीक है भी। तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण, ठीक है भी। अब अपन बात करने वाले आगे, अरे क्लास चल रही है भाई, तू क्यों खोल रहा गेट। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखते हैं। देखिए
ईबीएस और ईडब्ल्यूएस अलग अलग श्रेणियां हैं। रेलवे ने फिर वापस से बताया है कि जो ईबीएस है और ईडब्ल्यूएस है वो अलग अलग श्रेणी है। इसका आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ईबीएस है और ईडब्ल्यूएस क्या है, अलग अलग श्रेणी है। इसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है भी। ईबीएस उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं है, उनको नौकरी में आरक्षण का कोई अधिकार नहीं है, पर वो आपके लिए जो आपको शुल्क देना है वो क्या देना है, कम देना है। ये सब बातें इसमें हैं। बाकी देखते हैं इसमें आगे जो कोई पॉइंट आएगा वो है। अब अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लोगों के लिए कि आपको किस प्रकार का फॉर्म बनाते समय कब का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं विद्यार्थियों को आती है। तो अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण। ठीक है भाई। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो देखते हैं। क्या आपकी मापदंड हैं रखे गए हैं इसमें, ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो जो भी उम्मीदवार SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की योग्यता के तहत कवर नहीं है और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, ये ईडब्ल्यूएस, तू वहां जाके बोल उनको उधर से बताएगा, एंट्री मत के, ठीक है, 8 से क्या है, कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के लाभ के लिए के रूप में पहचाना जाता है। तो एक बार वापस से देख लें कि जो विद्यार्थी SC ST OBC NBC के लिए आरक्षण की योग्यता के अंतर्गत नहीं आते हैं वो अपने पास किसके लिए आएंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी वार्षिक आय वो 8 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब आपको जो आवेदन जमा कराने के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पैसे आदि से आय भी शामिल होगी। ठीक है। अब जो आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट देना है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 का होगा, वित्तीय वर्ष 2025-26 का होगा, क्योंकि आपको जो अंतिम तारीख दी गई है वो दी गई 14/6/2026, 14/6/2026। तो आपके पास अगले पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बार बार बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, इसमें यह भी लिखा गया है कि कौन इसमें ईडब्ल्यूएस के हकदार नहीं है। अगर आपकी 5 एकड़ कृषि भूमि है तो नहीं है, 1000 वर्ग फुट का मकान है, आपके पास आवासीय फ्लैट है तो भी नहीं है, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज से अधिक आवासीय भूखंड है तो भी इसके लिए आप मान्य नहीं है। अधिसूचना नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज का अगर आपके पास मकान है तो भी इसके लिए आप शामिल नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो टोटल आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और आपके पास जो आपको आवेदन करना है वो आपका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो 2025-26 का होना चाहिए। तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको बनाना आता ही है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो वही रहेगा, तहसीलदार है, एसडीएम साहब है, उनसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा, इसमें यही आपकी मेन डिटेल जानकारी इसमें है। अब अपन आगे बात करते हैं। अपन बात करेंगे जो किसी संस्था में काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है भाई, जो किसी संस्था में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है वो देखें। उनको एनओसी लेके आनी है। उनको क्या लेके आनी है, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाया जाता है, वो आपको देना है, तभी आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपन पढ़ते हैं, ये वाला, रेलवे वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी बोलते हैं इसे। तो अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं और आप इस विकृति में फॉर्म भरा रहे हैं तो जब भी आपका फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने, डीवी करना है, तो आपको उस संस्था से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी बोलते हैं, वो बनवा के लेके आनी है और आपको जमा करवानी है कि जो भी संस्था जहां मैं काम कर रहा हूं उसको मेरे द्वारा रेलवे में कार्य करने में कोई दिक्कत है या आपत्ति नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए ये बनवा के लाना है। ठीक है भी, अब और डिटेल में बात करते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं अब भर्ती प्रक्रिया, ये भी अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है भी, क्या क्या आपको किस किस भर्ती प्रक्रिया से आपको गुजरना है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक वापस लिखा गया है, आरआरबी के एक ही आवेदन के लिए अप्लाई कर सकता है, आरआरबी के लिए केवल एक ही आवेदन के लिए अप्लाई कर सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको ये बताई जा रही है कि एक ही आवेदन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। दूसरा देखें इसमें क्या क्या चरण आपके पास रहने वाले हैं। तो प्रथम चरण सीबीटी फर्स्ट रहेगा, दूसरा सीबीटी सेकंड रहेगा, फिर कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा सीबीटी, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर आपकी चिकित्सा परीक्षा होगी, ठीक है, मेडिकल आपके पास लिया जाएगा, फिर आपके जो उसके बाद ही आपको जो है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो कितने चरण रहने वाले हैं देख लें, 1 2 3, ये तो आपके परीक्षा चरण हैं, सीबीटी ए, सीबीटी बी और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे अपन साइक्लो टेस्ट बोलेंगे, ठीक है, साइक्लो टेस्ट बोलेंगे। ये तो आपके 3 टेस्ट हैं। फिर आपका होने वाला चौथे चरण में आपका होने वाला है डीवी, और डीवी के बाद आपका होगा मेडिकल। तो ये आपके 5 चरण रहने वाले, ठीक है भी। तो आपको ध्यान से देखना है। अब प्रथम चरण में क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि प्रथम चरण में क्या रहने वाला है आपके सीबीटी ए, ठीक है। कोर्स का आपको पता होना चाहिए। कई विद्यार्थी कोचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको सिलेबस का ही पता नहीं होता है, क्या क्या सिलेबस आपके पास आने वाला है, क्या आपकी परीक्षा में रहने वाला है, वो भी आपको पता नहीं होता है। तो इसके बारे में जरूर ध्यान से पढ़ें। प्रथम टेस्ट है जो सीबीटी फर्स्ट है, ठीक है, उनकी योग्यता के आधार पर जैसा कि मैंने आपको बताया 15 गुना विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है भी। 15 गुना विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब सीबीटी फर्स्ट का जो पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है, अवधि आपकी 60 मिनट है, यानी 1 घंटे का टेस्ट रहने वाला है। प्रश्नों की संख्या 75 है, अधिकतम अंक 75 है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 75 नंबरों का टेस्ट आपका पेपर होगा सीबीटी फर्स्ट, और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आपको करनी नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि न्यूनतम अंक कितने लेके आने हैं। अगर आप रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के तो 40% लेके आने हैं, ओबीसी के 30%, एससी के हैं तो 30%, एसटी के तो 25%। तो अगर आपके इससे न्यूनतम अंक आते हैं तो आपको यहाँ कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है भी। अब आपके पास जो जो टॉपिक हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं यहाँ से। तो इसमें जो मैथ है उसके टॉपिक लिखे गए हैं। पहला जो आपके जो टॉपिक दिए गए, 4 टॉपिक आप जो आपके हैं वो 3 आपके टॉपिक दिए गए हैं जहाँ से आपका सीबीटी फर्स्ट रहने वाला है। तो पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैथ है, जो कि आपको आता नहीं है, ठीक है भी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है मैथ, ठीक है भी। तो संख्या प्रणाली है, बोर्ड मास है, दशमलव है, अंश है, एलसीएम है, एचसीएफ है, अनुपात है, समानुपात है, प्रतिशत है, क्षेत्रमिति है, समय और कार्य है, दूरी है, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ और हानि है, बीजगणित है, ज्यामितीय है, त्रिकोणमिति है, प्राथमिक सांख्यिकी है, वर्गमूल है, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी है, पाइप और टंकी। यानी जो आपने मैट्रिक तक 10वीं कक्षा तक जो टॉपिक पढ़े हैं वो आपको सारे आने चाहिए। इसके बाद अपन बात करेंगे रीजनिंग की, ठीक है भी। तो सदृश्य, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, न्याय वाक्य, जबलिंग, वेन, आरेख, डेल्टा वाक्य और प्राप्यता, निष्कर्ष और निर्णय लेने क्षमताएं और अंतर, विशेषण, तर्क, वर्गीकरण, दिशा निर्देश, कथन, तर्क और धारणाएं आदि। सामान्य विज्ञान के तहत आपको दिया गया है कि आपके पास केवल 10वीं कक्षा तक की भौतिकी, फिजिक्स बोलते हैं, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी का आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इधर वाला गेट खोल दे बेटा, आवाज मत आने दो यार, ठीक है। इधर वाले से एंट्री करवा दे, आवाज मत करो, मैं पिछले 2 घंटे से लगा हूं, ठीक है भी। अगला चरण जो है आपके पास, इसके बाद सीबीटी 2 रहेगा। अगला चरण जो है वो सीबीटी 2 रहने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस चरण में आपको अगला चरण है जो कि सीबीटी 2 रहने वाला है, ठीक है भी। अब इस चरण में क्या रहने वाला है वो देखते हैं। सीबीटी 2 का पैटर्न क्या रहेगा। सीबीटी 2 पैटर्न में आपके पास भाग ए और भाग बी 2 पेपर लिए जाएंगे आपसे, ठीक है भी। अब इसमें क्या रहने वाला है देखते हैं। तो सीबीटी 2 में 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग बी, जैसा कि नीचे दिया गया है। देखते हैं क्या दिया गया है वो देखते हैं। इसमें भाग कुल अवधि का पेपर आपका 2.5 घंटे का रहेगा, जिसमें आपके पास 175 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग ए 90 मिनट का रहेगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग बी 60 मिनट का होगा और 75 क्वेश्चन। फिर यहाँ पर जो आपको नेगेटिव मार्किंग दी गई वो आपको दी गई वापस 1/3, ठीक है भी।
कई पालियों में आयोजित सीबीटी ए के लिए अंकों का सामान्यकरण किया जाएगा। तो बहुत कई पारियों में आपका पेपर होगा, तो पेपर होने के बाद आपका होगा नॉर्मलाइजेशन। क्या होगा? नॉर्मल। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो पूर्ण की जाएगी। भाग ए में पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, जैसा कि आपको बताया पहले 40%, जनरल के लिए, बाकी के लिए सबके लिए क्या है 30% होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आवेदन भाग ए में प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी, बशर्ते कि समुदाय के बावजूद उम्मीदवार भाग बी में योग्यता अंक 35% प्राप्त करने के सक्षम होंगे। यानी जो आपका सीबीटी बी में पार्ट जो बी होगा, उसमें आपकी जो ट्रेड होगी उससे संबंधित थ्योरी आएगी, और उसमें आपको केवल 35% अंक ही अर्जित करने हैं, जिनको आपके फाइनल मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब भाग बी में जो आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो भी आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या सिलेबस आपका यहाँ से रहने वाला है। तो भाग बी में गणित है, ठीक है, जैसा कि अपने पहले पढ़ा था वही सारे टॉपिक हैं इसमें। अब इसके बाद आपका भाग बी में आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। तो एनालॉजी, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंपिंग, जबलिंग वेन डायग्राम, डेल्टा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, निष्कर्ष और निर्णय लेने की समानताएं और अंतर विशेषण, तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, स्टेटमेंट, तर्क और धारणाएं। तो रीजनिंग को आपको अब यहां पर ये आता है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। इसके तहत कवर किए गए व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़नी है जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं यहां से, ठीक है। इसके बाद जो फिजिक्स के टॉपिक दिए गए हैं मेरे द्वारा खुद पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी अगर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से आप पढ़े हैं तो आपके एक किताब लगती है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, जहां से आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं जो मैं खुद पढ़ाता हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अलावा भी। तो YouTube पे मेरी क्लासेस जब आपको मिलेगी तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। भाग बी के लिए पाठ्यक्रम आपकी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो बुक है आपके जिससे संबंधित आप IIT कर चुके हैं उससे, और उम्मीदवार को वहाँ केवल 35% लाने। तो कई उम्मीदवारों को बड़ी दिक्कत है कि 35% तो बिना पढ़े ला सकता हूँ, तो बिना पढ़े 35% भी नहीं आते हैं। तो आप और कॉन्फिडेंस में न रहें, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासें जो भी आपकी ट्रेड है उसकी थ्योरी की क्लासें आज से स्टार्ट कर दे। तो CBT A के साथ CBT B की तैयारी भी आप जारी रखेंगे, ठीक है। अब अपने पास क्या है, आगे की बात करते हैं। तो थोड़ा समय लग रहा है पर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको 1 घंटे का समय निकालकर इस जो मेरी वीडियो इसको अच्छे से देख लेना है, तो बाकी आपको कभी बार बार दिक्कत नहीं आएगी। तो CBT 1 CBT 2 के बारे में अपना पता चल चुका है। इसके बाद ठीक है भाई, अब इसमें कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, वो कौन कौन सी जो ट्रेड्स हैं वो शामिल हो रही हैं उनमें देखें। तो इलेक्ट्रिशियन है, सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन जो मैं पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर और कोयल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, रेडियो और टीवी, फिटर, मैकेनिकल, मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिकल, मैकेनिकल डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक, मिलर मैकेनिक। तो ये जो सब आपको ट्रेड्स दी गई हैं, इनसे जो विद्यार्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं जैसा कि आपको दिखाया गया। अब इसके बाद है 12.3, ये भी आपका है। इसके बाद आएगा आपका कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, जब भी आप आवेदन करते हो तो उस भर्ती के बारे में, उस विज्ञप्ति के बारे में एक एक पहलू को अच्छे से जांचें और अपना मन बना लें कि अगर आपको लोको पायलट बनना है तो आपको इन स्टेज से गुजरना होगा। और बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत ही अच्छा आपको तनख्वाह दी जाती है IIT लेवल के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, CBT A में कंप्यूटर आधारित टेस्ट में क्या होने वाला है, प्रत्येक अनुसूचित समुदाय श्रेणी के ALP रिक्तियों की संख्या 8 गुना के बराबर उम्मीदवार। अब आपको पहले आपको लिया 15 गुना, 15 गुना के बाद अब CBT जो B होगा उसमें 8 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। CBT B के लिए 8 गुना, CBT B से 8 गुना विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा। किसके लिए? कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। अब इसमें क्या होने वाला है वो देखते हैं भी। अब भाग बी में उनके अंकों के आधार पर CBT B के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जिन्होंने केवल आरक्षण नियमों के आवेदन के साथ एक ही RRB को चुना है, बशर्ते वे CBT 2 के भाग बी में अंतर्गत प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है भी। तो भाग बी में, जैसे भाग बी आपको पता है कि 35% नंबर आपके आने जरूरी है। यदि एक से अधिक कट ऑफ पॉइंट के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, मान लेते हैं कि 2 विद्यार्थी हैं, दोनों के नंबर 35-35 आए हैं बराबर,
तो उन सभी विद्यार्थियों को सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर 2 विद्यार्थियों के नंबर बराबर आ रहे हैं तो उनको भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को सीबीटी के दौरान निर्धारित प्रारूप, ठीक है, निर्धारित प्रारूप जो कि अपन मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करे थे, वो आपको लेकर के अनुसार में अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल रिलेक्शन रिपोर्ट मूल रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए। तो अब आपको जब आप सीबीटी ये कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाओगे, जिसे साइको टेस्ट बोलते हैं, तब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी लेके जानी है जो आपने आवेदन करते समय जमा करवाई है, ठीक है। ऐसा न होने पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब अपने पास योग्यता प्राप्त करने के लिए सीबीटी के प्रत्येक टेस्ट बैटरी सिलेक्शन को अलग अलग क्लियर करना अनिवार्य है, ठीक है भी। तो अलग अलग इसमें जो सेक्शन दिए गए हैं, हर सेक्शन को आपको सीबीटी जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट है उसमें पास करना क्या होगा, अनिवार्य होगा, ठीक है भी। तो ये आपके लिए बहुत तीनों जो टेस्ट है मैंने आपको बता दिया कि सीबीटी 1 में क्या होने वाला है। तो सीबीटी 1 केवल आपका 60 मिनट का रहने वाला है। सीबीटी बी आपके 2.5 घंटे का रहने वाला है, जिसमें आपको 175 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन सीबीटी ए में रहने वाले और 75 क्वेश्चन सीबीटी बी में रहने वाले, जिसमें से आपको केवल 35% अंक आपको अर्जित करने हैं। इसके बाद 8 गुना विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है भी। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। थोड़ा वीडियो आपको डिटेल में मिलेगा, पर आपको जो जानकारी दी जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एकदम पूर्णतः जानकारी आपको दी जाएगी। अब आपको इसके बाद आता है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन कैसे करें, इस पर भी मैं आपको वीडियो बना के मैं बताऊंगा कि आपको आवेदन किस प्रकार इसका करना है, वो भी आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। पहले आपको आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से अपन मैं कुछ आपको अभी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लंबी वीडियो कम देख पाते हैं। अब अपन बताते हैं कि जो विज्ञप्ति है वो कितने पदों पर जारी की गई है, ठीक है भी, उसका क्या रहने वाला है। तो अपन सीधा चलते हैं पेज नंबर 25 पर। ठीक है, पेज नंबर 25 आ चुका है। तो इस पेज में आपको सारी जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, चाहे आप फिटर से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन से हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हैं, जो जो आपको इसमें डिटेल दी गई है वही विद्यार्थी सीबीटी इस जो विज्ञप्ति है उसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भी। और दूसरा लिखा है फिजिकली हैंडीकैप, जो विद्यार्थी फिजिकली हैंडीकैप हैं वो इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है भी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई अंग भंग है तो आप इस विज्ञप्ति में इस भर्ती में कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 25 नंबर जो पेज था वो बहुत महत्वपूर्ण पेज था। इसके बाद आपको दी गई है कि भर्ती कहाँ कहाँ निकली है, किस किस बोर्ड में कितनी कितनी आपको संख्या दी गई है, ठीक है भी। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो कई विद्यार्थी ज़्यादातर ये करते हैं कि जहाँ सीटें ज़्यादा हैं मैं तो सर वहीं से फार्म भरने वाला हूँ, तो ऐसा विचार मत करें, ठीक है भी। आपको ये देखना है किस बोर्ड की कट ऑफ कम जा रही है, आप वहाँ से फार्म भरें, ठीक है भी। और इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो थोड़े समय बाद आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो ये आरआर भी दिए गए क्षेत्र विशेष, यूआर का मतलब आपको अनरिजर्व्ड है, ये आपके एससी कास्ट है, ये आपके एसटी आ जाएगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और कुल, और बाद में एक्स सर्विसमैन की। तो अगर आप अहमदाबाद जोन से जा रहे हैं तो वहाँ 62 सीट दी गई हैं। एससी कैटेगरी की 22 सीट हैं। देखो यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इस 22 में पूरे 22 पुरुष आदमी भी शामिल हो सकते हैं, तो इसमें आरक्षण नहीं दिए गए। एसटी की 11 सीट हैं, ओबीसी की 38 है, ईडब्ल्यूएस की 14। तो इस सीट से इस जो आपको सीट दिखाई दे रही है, इसमें आपको जितने भी आपके जोन हैं उनमें अलग अलग भर्ती कितने पदों पर निकाली गई है वो आप देख सकते हैं, ठीक है भी। तो जैसे कोलकाता में 280 दिखाई दे रही है, तो हो सकता है जी मैं तो कोलकाता का फार्म भरूंगा, ठीक है। गुवाहाटी में 200, तो ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि कहाँ पर आपकी जो कट ऑफ कम जा रही है उस रेलवे बोर्ड से आप फार्म भरें, इस बात का ध्यान रखें। तो टोटल इस हिसाब से जैसे कि आपको पोस्टें दी गई हैं, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्टें दे रखे हैं तो 4611 हो जाती हैं, ठीक है।
SC कैटेगरी की 1767 हो जाती हैं, ST की 913 हो जाती हैं, OBC की आपके पास 2828 हो जाती हैं, और लास्ट वाला जो कौन सा दिया गया है मैं देख लेता हूँ लास्ट, हाँ EWS की 1008 हो जाते हैं। टोटल अगर आप मिलाते हैं तो 11127 हो जाती हैं। एक्स सर्विसमैन की 1114 पोस्ट अलग से दी गई हैं। एक्स सर्विसमैन की 1114 पोस्ट क्या दी गई है, अलग से दी गई है। ठीक है भी। अब अपन बात करते हैं, तो ये आपके पास जो उम्मीदवारों को SC, जो आपको SC ST के हैं या EWS के हैं, जो आपको प्रमाण पत्र बनाने हैं, उनकी कॉपी भी इसमें संलग्न की गई है। उसी की वैसा ही आपको प्रमाण पत्र बनाकर पेश करना है। तो ये तो आप सब लोगों को पता होता है। सबसे जरूरी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जो कि आपका है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है भी, तो उसके बारे में अपन बात करना चाहेंगे, जो कि आपको मिलने वाला है पेज नंबर 33 पर, 34 पर, 34, 35 और 36, 37 पे। तो लास्ट अपन सीधा चलते हैं वहां पे पेज नंबर 36 पर। ठीक है भी, 36 पर चलते हैं। जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो देना है उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो जी, सहायक लोको पायलट के सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिटेक्शन रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको इसी, देखो इसमें आपको सरकारी हॉस्पिटल है वहां से आपको बनवा के लाना है इस सर्टिफिकेट को। ये आपको बना के देगा जनरल फिजिशियन, जनरल फिजिशियन। तो जो आपको डिटेल आपको दिखाई दे रही है, मैं इसको और कम छोटा कर देता हूं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे जाए। तो कोई बोलने में बाधा नहीं हो, अकलाना ना हो, कमजोर आवाज नहीं है, कोई श्रवण दोष नहीं है। तो ये आपके पास बिना आंखों की सहायता के, आप 6x6 देख रहे हैं, ये सब डिटेल आपकी होगी। आप शुगर के पेशेंट नहीं है, आपके पास हाई BP नहीं है, ठीक है, कोई दवा का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो ये सब डिटेल आपकी जो है वो फिर आपको उम्मीदवार खुद को घोषणा करनी है। ठीक है, सामान्य चिकित्सक द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो जो डॉक्टर, जनरल डॉक्टर होते हैं, जो MD होते हैं, उनसे यह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो एक आपका प्रमाण पत्र ये होना चाहिए जो आपके फॉर्म के साथ लगेगा इस समय। दूसरा आपका है ये जो आपको प्रमाण पत्र दिया गया है, जैसे आपके आप देख रहे हैं। दूसरा जो आपको प्रमाण पत्र दिया गया है वो आपको बनाना है नेत्र विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो ये आपके पास दिए गए, ये भी आपका बना होना चाहिए, जो कि आपको CBT-B के दौरान, आपको CBT-B के दौरान भी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दौरान आपको इसकी मूल कॉपी लेके जानी है। इसके बाद आपका पास एक और सर्टिफिकेट आपको बनाना है कि जो आपने फोटो लगाई है उसे भी आपको राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करना है। राजपत्रित अधिकारी का मतलब होता है फर्स्ट ग्रेड अधिकारी। ठीक है भी, तो उनसे आपकी जो फोटो लगाई गई है उसको भी आपको प्रमाणित करना है कि आप वही आदमी हैं जिसने फॉर्म भरा है। तो वो भी आपको प्रमाणित करके इसका जो है सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्म के साथ लगाना होगा। तो थोड़ा लंबा समय लिया मैंने, लगभग आपको 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो आपको मिल रही है, पर जितना मैंने आपको बताया है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख देते हैं तो मैं आपको पूर्णतः 100% कहना चाहूँगा कि आपके फार्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको इस विज्ञप्ति के बारे में जो जो चरण होने वाले हैं मैंने पूर्ण रूप से बता दिए गए हैं। ठीक है, और आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेना। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तो हर बार आपको 250 रुपये के लिए शुल्क के लिए क्या लेना है, तैयार रहना है। तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।